चलिए नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं कि बंदर ए अब्बास किस देश में स्थित है। तो बंदर ए अब्बास कहाँ स्थित है भैया? तो ये आपको ईरान में स्थित है बंदर ए अब्बास, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये ईरान के दक्षिण में अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ईरान के कहाँ? ईरान के दक्षिण में ये क्या है? एक बंदरगाह है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा कि एक बंदरगाह है। यह शहर दक्षिण में कहा, यह शहर दक्षिण में हरमुज जलडमरू मध्य के तट पर स्थित है, जो क्या करता है, जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ये दोनों दिमाग में रखिएगा। कहाँ पाया जाता है? ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, ये दोनों को क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, और इसका नाम कैसे पड़ा? था इसका नाम सफाविद वंश के शासक शाह अब्बास प्रथम के नाम से रखा गया है, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में, कब? 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों को हराया था। पुर्तगालियों को हराकर इस स्थान को अपने नियंत्रण में ले लिया। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन करता है कि हाइफा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो हाइफा बंदरगाह आपको इजराइल में स्थित है। सीधे सिंपल सा दिमाग में याद रखिएगा, यह इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है और यह भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एलबुर्ज पर्वत किस देश के उत्तर में स्थित है? तो भैया एलबुर्ज पर्वत जो है यह ईरान के किसके उत्तर में स्थित है? तो ईरान के उत्तर में स्थित है। ठीक है, और कैस्पियन सागर के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, कैस्पियन सागर के दक्षिण में स्थित है। तो पूछ देगा एल्बूस पर्वत कैस्पियन सागर के किस दिशा में स्थित है? तो दक्षिण दिशा में स्थित है। ठीक है, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट दवांग, माउंट दवांग। ठीक है, इस पर सबसे ऊंची चोटी है, जो ईरान का सबसे ऊंचा बिंदु और एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है, अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जाग्रोस पर्वत किस देश में स्थित है? सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा है ऑनलाइन में कि जाग्रोस जो ये पर्वत है ये किस देश में स्थित है? तो जाग्रोस पर्वत जो आपको स्थित है ये ईरान में स्थित है। यह ईरान की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 1600 किलोमीटर, कितना? 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह मुख्य रूप से ईरान में स्थित है और इसका कुछ भाग उत्तर पूर्वी इराक और दक्षिण पूर्वी तुर्की के सीमाओं को भी स्पर्श करता है। यानी अगर पूछ दे कि जाग्रोस पर्वत किन किन देशों को में फैला हुआ है, तो ईरान, इराक और तुर्की। ठीक है, ये तीनों देश पूछ देगा। ठीक है, कि आखिर किन देशों में फैला हुआ है? तो ईरान, इराक और तुर्की में। ठीक है, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? जर्द कोह या दना। ठीक है, अगर बी ऑप्शन सऊदी अरब के हिसाब से देखें तो यहाँ असीम पर्वत श्रेणी है, हिजाज पर्वतमाला स्थित है यहाँ पे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सऊदी अरब, ये युद्ध के कारण भी। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि असीर जो है, असीर पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। ठीक है, या ये भी पूछ सकता है कि हिजाज, हिजाज पर्वतमाला किस देश में स्थित है? तो सऊदी अरब में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के निकट सहयोगी रहे किसने इमरजेंसी को अनुशासन पर्व की संज्ञा दी थी? यानी कि इमरजेंसी को क्या माना था? अनुशासन पर्व। कौन थे भैया? तो ये थे विनोबा भावे, इन्होंने इमरजेंसी को अनुशासन पर्व माना था। इनका अपना एक दर्शन था, आप इसको निगेटिव ना लेंगे। 1975 में कब आपातकाल लगा था? तो 1975। तो 1975 में भारत में लगाए गए आपातकाल के दौरान प्रसिद्ध भूदान आंदोलन के प्रणेता, और देखिए विनोबा भावे का ये भी पूछता है कि भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन है? भूदान। तो भूदान से इनको याद रखिएगा, भूदान आंदोलन के यही नेता थे। भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे इसे अनुशासन का पर्व कहते हैं। महात्मा गांधी के निकट ये सहयोगी रहे। आचार्य विनोबा भावे महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माने जाते थे और 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही चुने गए थे। पूछता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट किया गया था? ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में स्टार्ट किया गया था
और और इसके पहले सत्याग्रही कौन थे? सत्याग्रही इसके फर्स्ट कौन थे? तो ये आपके यही विनोबा भावे ही थे। ठीक है, तो ये भी दिमाग में रखिएगा। अब इनसे जुड़ा हुआ और भी तथ्य आते हैं प्रश्न, इस कारण इसको और भी थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं। ये भूदान आंदोलन आखिर हुआ कब था? तो ये है घटना, भूदान आंदोलन जो है ये 1951, ठीक है। इन्होंने तेलंगाना के पोंचमपल्ली गांव में भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने 1958 में प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार और मरणोपरांत 1983 में भारत रत्न मिला था इन्हें। 1983 में भारत रत्न, ठीक है। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इन्हें मिला था कब? 1958 में, ठीक है। चलिए अब इनको ऑप्शन के साथ थोड़ा सा देख लेते हैं और बाकी ऑप्शन क्या क्या है भैया। तो एक है ए है बाल गंगाधर तिलक ठीक है, ये लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने स्वराज मेरी जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा भी दिया था और इनकी 1920 में क्या हो गई थी? निधन हो गई थी, ठीक है। सी है रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव के उपाधि से विभूषित, 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, यानी कि उन्हें 1913 में क्या मिला है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशिया, 1941 में इनका निधन, 1941 में, ठीक है। चलिए रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ये कौन है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। जब भारत में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए थे तो इन्होंने देश को आजाद कराने की, तो यही गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें पढ़ाया लिखाया महात्मा गांधी को नहीं था, बस इतना राय दिया था कि गांधी पहले भारत में भारत को आजाद कराने से पहले पहले भारत का भ्रमण करो, यहाँ की गरीबी के देखो, यहाँ की भुखमरी को देखो, यहाँ के अंग्रेजों द्वारा शोषण की जा रही, किसानों को जिस तरीके से शोषण किया जा रहा है वो देखो, उसको समझो, परखो, तब अपना आंदोलन शुरू करो। ये राय गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। तब महात्मा गांधी पूरे भारत का भ्रमण किए थे, तब उनको यहाँ के बारे में, इसीलिए उसी वक्त से इन्होंने क्या किया था? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था, ठीक है। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 के संस्थापक यही थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने आपको सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की 1905 में, ठीक है। और 1915 में इनकी निधन हो गई, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसको हम निलंबित नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 2 और 3, यानी कौन? 2 और 3, यानी कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। दिमाग से सुनिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हम अनुच्छेद 20 को, अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में विस्तार से कुछ जानते हैं, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन जो है देख लेते हैं क्या था। 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। अब इसमें क्या था कि इस संशोधन के अनुसार आर्टिकल अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर भी, यानी कि लागू होने पर भी अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 20 क्या कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये 44वां संविधान संशोधन लाया गया था। ये कब लाया गया भैया? तो जो 1975 में आपातकाल आ गया था, तो उसके बाद उसी ये 42वां संविधान संशोधन आपातकाल में किया गया था, ठीक है। खत्म हुआ तो 44वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1978 में, आपातकाल के बाद। उसके बाद क्या किया गया? ये कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, आर्टिकल 352 के तहत। अब आर्टिकल 359 क्या है? यह राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति देता है। किसको? केवल राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों को, ठीक है। आर्टिकल
359 के तहत, ठीक है। अब अनुच्छेद 19 में स्थिति क्या है भैया, अनुच्छेद 8 के लिए भी है, तो इसमें है कि आर्टिकल 358, कौन, आर्टिकल 358 के तहत अनुच्छेद 19 के तभी स्वतः निलंबित होता है जब आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया हो, तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर 19 निलंबित नहीं होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आखिर अनुच्छेद के हिसाब से आखिर ये तीनों अनुच्छेद है क्या। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 19 के अनुसार अभिव्यक्ति, सभा, संगठन या भ्रमण आदि की स्वतंत्रता से संबंधित है। यानी कि आर्टिकल 19 के तहत आपको बोलने की आजादी, सभा लगाने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, घूमने फिरने की आजादी होती है। यह आपातकाल के दौरान निलंबित हो सकती है। जाहिर सी बात है, आपातकाल लगेगा तो विचार, अभिव्यक्ति, संगठन, भ्रमण, ये सब क्या है, प्रतिबंधित हो जाता है। अनुच्छेद 20 क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में दोहरा दंड और स्व अभिसंशय के संरक्षण देता है, निलंबित नहीं होता है। ये आप पहले के घटना के आधार पर जो सजा भुगत चुका है, दोबारा पकड़ के उसको खींच के लेके सजा दीजिएगा, या फिर नया कानून बना के और पुराने तरीके से, मान लीजिए कि आज आज आप कानून बनाए, उस कानून के तहत पीछे जो भी घटनाएं घट चुकी है, कोई घटना किया होगा, उसको खींच के दोबारा उस कानून के तहत ला के सजा दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। जब आज से नया कानून लगा, तो आज के बाद जो घटनाएं घटेंगी उसके आधार पर सजा दिया जाएगा, ना कि रिवर्स पीछे में जाके, ठीक है। अब आर्टिकल 1 की जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है, निलंबित नहीं होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 7 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। कौन है भैया कि जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है, ये अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि यदि संसद या राज्य विधायिका द्वारा बनाया गया कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है। यानी कि संसद कोई भी ऐसा कानून बनाता हो जिससे ऐसा लगता हो कि ये इस कानून के बनाने से हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा, तो इसको क्या करेगी, कानून को, मौलिक अधिकार का हनन होगा, तो न्यायपालिका को ये अधिकार देता है अनुच्छेद 13 कि न्यायपालिका उस संशोधन विधेयक बिल को निरस्त कर देगी और उसे हटा सकती है, उसे मौलिक अधिकार के उल्लंघन करने के दोष में उसे क्या है, अमान्य घोषित कर देगी। अब इसमें भी है कि अनुच्छेद 13(2) भी एक है, ठीक है। यह राज्य को ऐसा कोई भी कानून बनाने से रोकता है जो मूल अधिकारों को छीनने का कम करता हो, ठीक है। ये तो हो गया 13, हो गया क्या, संसद का, और 13(2) जो है राज्य को देता है, ठीक है। राज्य ऐसा कानून नहीं बना सकता है जिससे मौलिक अधिकार छीनने का कोई घटना दिखता हो। केशवानंद भारती मामले 1973 के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारतीय संविधान के मूल ढांचे के अभिन्न हिस्सा बना। आखिर ये न्यायिक समीक्षा जो है ये कब शामिल किया गया था भैया, तो एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस हुआ था, कब, 1973 में। तो यानी कि 1973 में क्या किया गया, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, ठीक है, सब भारतीय संविधान के मूल ढांचों क्या अभिन्न अंग बनाया गया, ठीक है। चलिए तो ये तो समझ गए आप। अब अनुच्छेद 19 तो पीछे ही चर्चा हुआ है कि अनुच्छेद 19 क्या है, तो स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने, संगठन लगाने। अब अनुच्छेद 14 क्या है, तो यह विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, यानी विधि के समक्ष समानता की बात करता है। यानी कि एक कानून के लिए अगर कोई दोषी है तो वो कितना हो, बड़ा या छोटा हो, दोष है तो सजा सेम मिलता है, ठीक है। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, यानी कि आपको जीने का जीवन जीने का क्या है, अधिकार है आपको, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से कौन सबसे लंबे समय तक तथा कम समय तक मुख्य न्यायाधीश बने रहे। यानी कि इसमें यह है कि पहला है कौन सबसे ज्यादा समय तक बना, कौन सबसे कम समय तक बना, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, इसका उत्तर ए होगा। यानी कि सबसे ज्यादा समय तक यशवंत विष्णु चंद्रमुख बने रहे न्यायिक मुख्य न्यायाधीश, और सबसे कम कमल नारायण सिंह सबसे कम बने रहे। अब ये भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश यशवंत, ये कौवे मुख्य न्यायाधीश थे, 16वें, ठीक है। और यशवंत विष्णु चंद्रमुख का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, ठीक है।
क्या रहा? सबसे, ठीक है, यानी कि सबसे कार्यकाल किसका लंबा रहा? तो यशवंत विष्णु चंद्र चूड़ का इनका सबसे कार्यकाल लंबा रहा। और सबसे छोटा कार्यकाल की बात आएगी तो किसका? कमल नारायण सिंह का। यह भारत के 22वें थे, इनका संख्या 22वें सीजीआई थे। कमल नारायण सिंह का कार्यकाल सबसे छोटा रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब की हुआ? लेकिन चुनावी बॉन्ड योजना कब लाया गया? तो ये आया था आपको जनवरी 2018 को। केंद्र सरकार द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को 2 जनवरी, कब? 2 जनवरी 2018, 2 जनवरी 2018 को अधिसूचना का अधिकार रूप से शुरू किया गया था। यह बॉन्ड केवल भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं के माध्यम से जारी और भुनाए जाते हैं। केवल एसबीआई के, पूछ देगा किस बैंक के माध्यम से, तो केवल एसबीआई के माध्यम से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्ला बहबहानी यात्री थे, यानी पूछ रहा है कि मुल्ला बहबहानी यात्री थे, भैया कहाँ के थे? तो ये थे ईरान के। मुल्ला बहबहानी यात्री थे कहाँ के? तो ईरान के। यह 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में आने वाले एक प्रसिद्ध ईरानी क्या थे? ईरानी शिया विद्वान थे। वैसे भी ईरान में सबसे ज्यादा शिया है। बिहार यात्रा इन्होंने की। मुल्ला बहमानी ने अपनी यात्रा वृत्तांत मीर उल अहमद ए जहानूम में भारत, विशेष रूप से बिहार, पटना, गया, मुंगेर, मुर्शिदाबाद के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन का विशद वर्णन किया है। तो याद रखिएगा इनका किस में उन्होंने बिहार, किस वृत्तांत में उन्होंने अपना मुल्ला बहानी ने पटना, मुंगेर और मुर्शिदाबाद का चर्चा किया भैया? तो क्या इनका था? तो मिरात उल अहवाल, मिरात उल अहवाल ए जहानुमा। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछ देगा, यानी मुल्ला बहवानी को भी याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ 10 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट फिर 10 क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।